गुड मॉर्निंग बच्चों। सॉल्यूशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं और सॉल्यूशन का टॉपिक पढ़ते पढ़ते हाँ मैंने आपको 19 वीडियो सेंड कर चुका हूँ और अब ये आपका 20 वीडियो है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको सॉल्यूशन के जो जितने भी वीडियो थे उनमें सबसे पहले हमने थ्योरेटिकल पार्ट को देखा था। थ्योरी के साथ साथ हमने वापस क्या किया था, उसके साथ साथ जो एग्जाम्पल्स थे, क्वेश्चन थे, उनके द्वारा मैंने आपको समझाया है। उसके बाद हमने पूरे सॉल्यूशन की समरी एक साथ ली है और फिर एनसीईआरटी के हम क्वेश्चन कर रहे थे और क्वेश्चन करते करते हम 2.20 यानी कि 20 क्वेश्चन तक हमने इनको कर लिया था। अब 2.21 जो आपका न्यूमेरिकल दे रखा है बुक में, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार इसको समझा देता हूँ। क्या कह रहा है न्यूमेरिकल? ए एंड बी एलिमेंट फॉर्म्स AB2 एंड AB4 कंपाउंड। ए और बी दो एलिमेंट है जिन्होंने AB2 और AB4 कंपाउंड का फॉर्मेशन किया है। 1 ग्राम AB2, 1 ग्राम AB2 कंपाउंड को डिजोल्व इन 20 ग्राम बेंजीन। अगर आप 1 ग्राम AB2 जो कंपाउंड है उसको 20 ग्राम बेंजीन में डिजोल्व करते हैं तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कितना आता है? 2.3 केल्विन का आता है। और यदि उसी 20 ग्राम बेंजीन के अंदर 1 ग्राम AB4 डिजोल्व करते हैं, सेकंड वाले कंपाउंड को डिजोल्व करते हैं, तो वहां पर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कितना आता है? 1.3 केल्विन आता है। तो आपको क्या करना है? कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ ए एंड बी एलिमेंट। तो आपको इनका परमाणुविक द्रव्यमान, परमाणु भार ए और बी का ज्ञात करना है और इसके लिए आपको क्रायोस्फेरिक कांस्टेंट Kf दे रखा है 5.1 केल्विन केजी पर मोल। ओके, आपको क्या क्या काउंट करना है? AB2 और AB4 में ए का एटॉमिक मास कितना है और बी का एटॉमिक मास कितना है। और आपको जो न्यूमेरिकल दिया गया है तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पर है ये। तो सबसे पहले आप अगर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, जो वैल्यू तय की है, तो आप उस कंपाउंड का मोलर मास निकाल सकते हैं। तो मोलर मास यानी कि Mb, सॉल्यूट का मोलर मास, तो Tf से डेल्टा Tf से निकल जाता है वो जो आपको वैल्यू दे रखी है उस हिसाब से। तो जब आप AB2 और AB4 का मोलर मास निकाल लेते हैं तो मोलर मास निकालोगे तो उस मोलर मास में A + 2B इजिकल टू AB2 का मोलर मास और A + 4B किसका जाएगा? AB4 का मोलर मास आ जाएगा। ठीक है ना? तो वहां से आपका A और B के एटॉमिक मास को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं जो कह रहा हूं क्या है, अगर आपको AB2 का मोलर मास आ जाता है तो वो किसके बराबर हो जाता है? A + 2B। A का एटॉमिक मास और B का एटॉमिक मास का टोटल क्या जाएगा आपका? AB2 का। और इसी तरह से AB4 का जो मोलर मास आएगा तो वहां पर आपका A हो जाएगा और 4 बार आपका क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। और यहां से अगर आपको ये वैल्यू पता चल जाए AB2 और AB4 का मोलर मास, तो फिर आप A और B का एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। पर इनका मोलर मास निकालना मतलब ये क्या है? सोल्यूट है, तो ये यहाँ पर किस जगह पर आएंगे? सोल्यूट है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? Mb के रूप में इसको निकाल सकते हैं, सोल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हैं। अब आपका मोलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? तो डेल्टा TF इजिकल टू हो जाता है KF मोलैलिटी। पता है सबको? ठीक है ना, निकाल चुके हम कई बार। और मोलैलिटी क्या होता है? तो मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स किसके? सोल्यूट के। तो WB अपॉन MB एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट WA इनटू 1000। ओके, तो डेल्टा TF इजिकल टू क्या हो जाता है आपका? मैंने पहले भी कहा कि आपको इन वैल्यूओं के साथ इसके फॉर्मूले को ध्यान नहीं रखना है, आपको इतना ध्यान रखना है कि डेल्टा TF इजिकल टू KFM। आप चाहो तो मोलैलिटी को अलग से भी निकाल कर इसमें वैल्यू रख सकते हो, या इस वैल्यू को यहाँ रखकर फिर वैल्यू रखते हैं आप जो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देती है। तो KF WB अपॉन MB इंटू WA इंटू 1000/1। अब आपको MB निकालना है, TF दे रखा है, तो यहां से मैं इसको ट्रांसफर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? MB और यहां पर क्या जाएगा आपका? डेल्टा TF। ओके, तो ये आपका मोलर मास निकालने का फॉर्मूला तैयार हो जाता है। अब आप देखिए पहला सॉल्यूशन और सेकंड सॉल्यूशन, AB2 के लिए और AB4 के लिए क्या क्या वैल्यू दे रखी है। तो मैं इसके यहां पर 2 पार्ट कर देता हूं। इधर मैं फर्स्ट सॉल्यूशन लिख दूं, तो फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा? क्या क्या दिया गया है? आपको दिया गया है W, आपको चाहिए WB, तो WB दे रखा है इसमें 1 ग्राम दे रखा है, 1 ग्राम आपने डिसोल्व किया है, WB हो गया। फिर आपको क्या चाहिए? डेल्टा TF, तो डेल्टा TF आपको दे रखा है उसने 2.3 केल्विन फर्स्ट के लिए, 2.3 केल्विन हो गया। फिर आपको चाहिए WA, तो दिया गया है
WA इज इक्वल टू बेंजीन का जो आपका वेट है 20 ग्राम। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। और KF आपका दिया गया है, कितना है? KF इज इक्वल टू 5.1 kg पर मोल। पहला आंसर मैंने क्या कहा था आपको एटॉमिक मास निकालना है, उसके पहले आप क्या करेंगे? दोनों कंपाउंड्स का मोलर मास निकालना है। और मोलर मास निकलेगा तो वो किसका होगा? उनके जो एलिमेंट है उनके एटॉमिक मास का सम होता है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम Ab2 का मोलर मास निकाल रहे हैं। तो Ab2 का मोलर मास निकालने के लिए आपका डेल्टा TF इज इक्वल टू ये होता है, Mb बराबर ये आ जाता है। और इसमें जो जो वैल्यू आपको चाहिए वो सारी वैल्यू वहां पर आपको न्यूमेरिकल में दे रखी है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो Mb इक्वल टू क्या हो जाएगा? Kf कितना है? 5.1, Wb कितना है? 1 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF कितना दे रखा है? 2.3 इंटू सॉल्वेंट का वेट कितना दे रखा है? 20। आ गया? अब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 110.87। आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर? ठीक, और ये होगा आपका ग्राम में पर मोल। यानी कि Ab2 का अब आपके पास क्या आ चुका है? मोलर मास आ चुका है। Mb कौन है? ये Ab2। अब सेकंड वाला, तो सेकंड के लिए आपको क्या दे रखा है? Wb चाहिए इसके लिए भी। तो Wb कितना दे रखा है यहाँ पर? वेट 1 ग्राम, इसका भी Ab4 का भी। ठीक है, डेल्टा TF कितना दिया गया है? तो डेल्टा TF यहाँ पर 1.3 केल्विन दिया गया है। Wa कितना है? तो सिमिलर है, 20 ग्राम बेंजीन में बोला आपने। और K कितना दे रखा है? तो K वही वैल्यू रहेगी, KF बराबर 5.1 kg पर मोल। वैल्यू पुट कर दे तो Mb इक्वल टू क्या हो जाएगा? KF 5.1 इंटू WB 1 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF कितना है? 1.3 इंटू W कितना है? 20। इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व किया तो ये आएगा 196.15 ग्राम पर मोल। ठीक, ये Mb किसके लिए आया है? Ab4 के लिए। अब आपको क्या हुआ? Ab4 की वैल्यू और Ab2 की वैल्यू दोनों आ चुकी है। इस जगह पर अपन दोनों की वैल्यू क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। ओके, मैं ऊपर से बिठा रहा हूं इसको। पहला केस Ab2 यहां से आपका Ab2 कितना आया है? Ab2 इक्वल A प्लस 2B। Ab2 110.87 प्लस A प्लस 2B। और Ab4 इक्वल हो जाएगा A प्लस 4B। Ab4 कितना आया है? 196.15 इक्वल A प्लस 4B। ठीक है, अब इसको आप इक्वेशन 1 मान लें और इसको इक्वेशन क्या मान लें? 2। अब 2 में से इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे। कर लो माइनस। 2 में से इसको निकालना है तो ये हो गया 196.15, इधर आ गया A प्लस 4B, यहाँ पर हो गया A प्लस 2B इक्वल 110.87 और इसको क्या किया आपने? माइनस किया। ऐसे ही कर दिया, इसमें से ये माइनस हो गया पूरा, तो ये हो गया आपका 2B इक्वल 2B इक्वल कितना आ गया आपका? 85.28। ओके, अब आप इससे क्या निकाल लेंगे? क्या निकाल सकते हैं इससे? B, तो B इक्वल क्या हो जाएगा? 85.28
2/2। तो 2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 4 2 6 4 42.64। तो किसका हो गया? बी का। अब ए का कितना होगा? तो आप सिंपल मैथमेटिक्स की तरह बी की वैल्यू रख दें किसी में भी। तो ए के लिए क्या हो जाएगा? तो ए इक्वल 2b, ये 2b था, उस इक्वेशन में रखा हुआ है। तो 85.28 इक्वल 11087। तो ए इक्वल हो जाएगा 11087 माइनस 85.28। अब आप माइनस कर लें, ये आ जाएगा 5 6 5 2 ग्राम। तो ए का आपका एटॉमिक वेट जो आया है वो हो गया 25.65 और बी का एटॉमिक वेट कितना आ गया आपका 42.64। आया समझ में? आसान था, ठीक है, उतार लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.22 क्या दिया गया है? ए 300 केल्विन 300 केल्विन टेम्परेचर पर ऑस्मोटिक प्रेशर इज 4.98 बार ऑफ 36 ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन। 36 ग्राम ग्लूकोज को 1 लीटर में घोला गया है और उस सॉल्यूशन का 300 केल्विन टेम्परेचर पर ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आता है? 4.98 बार। ठीक है ना, 36 ग्राम ग्लूकोज को 1 लीटर में घोला गया है और उस सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है 4.98 बार और टेम्परेचर कितना है आपका? 300 केल्विन। फिर आगे क्या किया इसने? इफ ऑस्मोटिक प्रेशर, यदि आपको ऑस्मोटिक प्रेशर 1.52 बार मिले उसी तापमान पर, तो आपको इस विलियन की क्या करनी है? कंसंट्रेशन ज्ञात करनी है। पहले वाले विलियन में आपको कंसंट्रेशन दे रखी है 36 ग्राम पर लीटर, सेकंड वाले में से ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है, टेम्परेचर सेम है 300 केल्विन टेम्परेचर है और इस पर आपको क्या करनी है? इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है कि 1 लीटर में कितना घोला गया है। ओके, तो मैंने हमेशा कहा है कि आप न्यूमेरिकल क्या करें, क्या पूछा गया वहीं से चले। तो हमें इस वाले सॉल्यूशन की, है ना, जहाँ पर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आ रहा है 1.52, इस सॉल्यूशन की हमें कंसंट्रेशन ज्ञात करनी है और ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे ही दिया तो आपके पास इक्वेशन ध्यान में आनी चाहिए, पाई इक्वल टू क्या होता है? CRT। ऑस्मोटिक प्रेशर की ये सॉल्यूशन इक्वेशन थी जो हमने निकाली थी वाटरडाम के रूल्स के द्वारा। तो पाई इक्वल टू CRT। चेक करें, पाई दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है, दिया गया है। सी, तो इसी विलेन की हमें क्या करनी है? कंसंट्रेशन क्या करनी है? आर कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर दिया गया है। तो भाई अपना तो मामला यही से खत्म हो गया ना। अब ऊपर वाले का क्या करें? है ऊपर वाले का क्या किया जाए? इसका मतलब ऊपर वाले का यहाँ कोई रोल ही नहीं है, अपने को जरूरत ही नहीं है उसे क्या दिया क्या नहीं दिया, क्योंकि अपने को जिस जगह पर उसने पूछा है कि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर किसी सॉल्यूशन का इतना होता है तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, तो इसका दूसरे वाले से कोई रिलेशन रहता ही नहीं है। तो हम सीधा ही क्या करेंगे? पाई इक्वल टू, आपको क्या निकालना? सी, तो सी इक्वल टू क्या हो गया? पाई अपॉन RT। पाई कितना दे रखा है? 1.52, आर कितना दे रखा है? 0.083 और टी कितना दे रखा है? 300 केल्विन। बस सोल्व कर लो इसको। तो ये आएगा आपका 0.061 मोल। और चूंकि आपको पहले से क्या दिया है? ग्राम प्रति लीटर है, तो उसी मिलन की ये पर लीटर में आ रहा है, तो आपकी कंसंट्रेशन क्या होगी? 0.061 मोल प्रति लीटर। और अगर इसको ग्राम में आपको बताना हो तो ग्लूकोज दे रखा है, तो 0.061 इंटू 180 करेंगे तो आपको ग्राम में इसका क्या मिल जाएगा? वैल्यू मिल जाएगी, इतना ग्राम 1 लीटर में बोला गया है। ओके, आसान सा न्यूमेरिकल था, पर कई बार क्या होता है, ठीक है ना, हम जब ज़्यादा पढ़ते हैं या ज़्यादा कंसेप्ट में दिमाग में होते हैं तो हम सभी चीज़ों को कैलकुलेट करना चाहते हैं।
कि ऊपर वाला दिया गया जिसका कोई रिलेशनशिप होगा इससे, तो फिर अपन क्या होते हैं इसमें उलझ जाते हैं और टाइम वेस्ट हो जाता है। हमेशा क्या करें, हमें क्या पूछा गया है, रिवर्स चले, ऊपर से ना चले। ये चीज़ पूछी गई है तो ये कहाँ से आएगी, उसके लिए कौन सी वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो फिर ऊपर दिमाग लगाए कि यहाँ से लाए, और अगर दे रखी है तो फिर आपका क्या हो गया, बेस्ट पार्ट आपका किसी काम का नहीं है। ओके, तो ये आपका हो गया 2.22। समझ में आ गया ना, उतारो। नेक्स्ट है 2.23 दिया गया है, इफ डेंसिटी ऑफ पॉन्ड वाटर इज टू 1.25 ग्राम पर लीटर। है ना, एक झील का पानी है, उसके अंदर आपको क्या दिया गया है, उसके जो पानी है उसका घनत्व डेंसिटी कितनी है, 1.25 ग्राम पर लीटर है, और 92 ग्राम Na प्लस आयन प्रेजेंट पर केजी वाटर, फाइंड आउट द मोलिबिलिटी। उस पानी के 1 किलो के अंदर, 1 केजी वाटर के अंदर कितना है, 92 ग्राम Na प्लस घुला हुआ है, और आपको इस पानी की क्या निकालनी है, मोलिबिलिटी निकालनी है, स्मॉल m निकालना है। तो मोलिबिलिटी का सूत्र क्या हो जाता है, m इक्वल मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यही है ना, मॉल ऑफ सोल्यूट WB अपॉन MB इंटू WA इंटू 1/1, और अगर आप इसको नीचे केजी लिखते हैं तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब आपको क्या दिया गया है, आपको क्या चाहिए, मोल ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट कौन है, Na प्लस, सोल्यूट कौन है, Na प्लस है। ओके, और इसके मोल, तो वे मोल क्या हो जाएगा, Na प्लस के मोल इक्वल हो जाएगा वेट ऑफ Na प्लस 92 एंड मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा इसका, Na प्लस का 23 सोडियम का, इक्वल कितना हो गया 4। ये तो हो गया ये। अब सॉल्वेंट तो पर केजी है, तो सॉल्वेंट वेट 1 केजी, दोनों वैल्यू आ गई। तो m इक्वल क्या हो जाएगा, 92 अपॉन 23 इंटू 1 इक्वल टू 4 m। ये भी वापस वैसे सवाल आ गया ना, ऊपर आपको क्या दे दिया गया, डेंसिटी ऑफ द वाटर, ठीक है ना। अब डेंसिटी दे दी जाए, अगर मोलरिटी पूछता हो तब तो डेंसिटी अपन काम में ले लेते हैं, क्योंकि मोलरिटी के लिए आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम निकालना होता है। लेकिन आपसे मोलरिटी नहीं पूछा, उसने मोलरिटी ही पूछा, तो अपने को वॉल्यूम की जरूरत ही नहीं है, तो डेंसिटी की कोई आवश्यकता होगी नहीं, ठीक है। तो ये पार्ट आपका कहीं काम का नहीं। तो कई बार क्या, मैं पहले भी कहा था मैंने, होता क्या है कि वो क्वेश्चन के अंदर कई सारी एक्स्ट्रा वैल्यू दे देता है, ताकि स्टूडेंट क्या करे, उनमें उलझ के रह जाए। तो आपको हमेशा रिवर्स चलना है कि क्या चाहिए, जो चाहिए वो चीज ही है। अब इसके लिए क्या चाहिए, अगर मिल गया तो वही रुक जाओ, नहीं मिला है तो फिर वो ऊपर वाले किसी न किसी लिंक से आपको क्या देगा, वैल्यू निकलेगी उसकी। तो आप रिवर्स में चलते चले, आपका न्यूमेरिकल आसानी से हो जाता है। चलो ठीक है, छोटा सा न्यूमेरिकल सिंपल सा है ना। मैं लगभग सारे न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको कई सारे न्यूमेरिकल, अधिकांश न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के ऐसे हैं जो बड़े इजी वे में आपसे हो रहे हैं। केवल कुछ न्यूमेरिकल, 1-2 न्यूमेरिकल ऐसे हो सकते हैं जहां पर आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। आसान सा चैप्टर था और आसान सा न्यूमेरिकल, आपकी 12th क्लास में सबसे इजी चैप्टर मानता हूँ मैं इसको, ठीक है ना। और क्वेश्चन भी बड़े, आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं बड़े आसान से क्वेश्चन आते हैं। एक तो कंसल्टेंसी से क्वेश्चन आ जाएगा, एक आपको कोलिबिलिटी प्रॉपर्टी में ग्राफ वगैरह पूछ देता है, और एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ओके, चलो इसको उतार लो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.27, ठीक है। इसके बीच में थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, मैंने छोड़ दिए, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप वैसे भी क्या समझा दिए मैंने, और आपके नोट्स वगैरह में आपको क्या होंगे, इजी वे में आपको आंसर मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि सोल्यूटिव प्रोडक्ट ऑफ CuS कॉपर सल्फाइड इज 6.10 into 10⁻16, देन डिटरमाइन द मैक्सिमम मोलिबिलिटी ऑफ द सॉल्वेंट। कॉपर सल्फाइड जो है उसका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट विलेयता गुणनफल कितना दिया गया है, 6.1 into 10 6 into 10⁻16।
ओके, सॉरी यहाँ पर पॉइंट लगा दिया मैंने, इंटू 6 इंटू 10⁻16 आपको विलेयता गुणनफल दिया गया है। और आपको मैक्सिमम मोलरिटी निकालनी है। मैक्सिमम मोलरिटी का मतलब कंसंट्रेशन है ये, और मैक्सिमम का मतलब जब तक सेचुरेटेड हो जाता है। तो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं किसको अपन, कि जब किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का सेचुरेटेड सॉल्यूशन हो तो उसमें जो आयंस होते हैं उनकी कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन या गुणनफली क्या कहलाता है, आपका सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कहलाता है। तो कॉपर सल्फाइड के लिए क्या इक्वेशन हो जाती है, कॉपर सल्फाइड इक्विलिब्रियम में है तो कॉपर +2 प्लस S-2। और सेचुरेटेड स्थिति में माना कि इसका S कंसंट्रेशन है, उसकी सोल्यूबिलिटी S कंसंट्रेशन की है, तो आपका क्या हो जाता है कि Sp इक्वल S⁻², ये होगा ना। और S इक्वल क्या हो जाएगा, √KSp। अब यहाँ पर आपको दे रखा है KSp 6 इंटू 10⁻⁻60 अंडर रूट, तो S का अंडर रूट निकाल लेंगे। तो ये आ जाता है 2.45 इंटू 10⁸ आ गया। तो यही आपकी क्या होती है, मोलरिटी। तो ये जो सोल्यूबिलिटी होती है वो इसकी क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है, और इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, मोलरिटी कहेंगे। तो S क्या है, यही इसकी क्या होगी, मोलरिटी हो जाएगी। और आंसर आपका आ जाएगा 2.452 10⁻⁻⁷ मोल पर लीटर। जी चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन 2.28 6.5 ग्राम एस्प्रिन C9H8O4 फॉर्मूला दे रखा है। डिसॉल्व इन 450 ग्राम एसिटिलोनाइट्राइल CH3Cl। फाइंड आउट द वेट परसेंटेज। वेट परसेंटेज निकालना है ऑफ एस्प्रिन। सॉल्यूट का आपको क्या निकालना है, वेट परसेंटेज निकालना है। तो वेट परसेंटेज आसान सा न्यूमेरिकल है, ठीक है ना, बहुत इजी है, क्योंकि आपको दोनों ही दे रखे हैं, दोनों का वेट दे रखा है। तो वेट बाई वेट परसेंटेज क्या हो जाता है, वेट बाई वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100/1। चलो सब दे रखा है। वेट ऑफ सॉल्यूट एस्प्रिन आपका क्या है, सॉल्यूट है, वेट कितना दे रखा है 6.5 ग्राम। ओके, 6.5 ग्राम क्या रहेगा आपको इसका वेट। अब सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, तो 6.5 तो सॉल्यूट है, और एसिटिलोनाइट्राइल कितना है 150 ग्राम इंटू 100/1, ठीक है ना। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का वेट जोड़ दिया मैंने, ये आपका सॉल्यूट का वेट है। अब आप इसको सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, ठीक है। ये हो जाता है 1.424%। चलो उतार लो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.29 1.5 मिलीग्राम नैनोफिल C19H2221NO3 dissolved in water. The molarity of solution is 1.5 into 10⁻⁻3. How many water required for it? नैनोफिल मार्फिन की कैटेगरी में आती है, जो कि नशे के आदि होते हैं, उनको नशा छुड़ाने के लिए काम में ली जाती है। और एक उचित डोज होती है, यानी कि एक रिक्वायर्ड डोज जो होती है पेशेंट के लिए, वो 1.5 मिलीग्राम होती है। तो 1.5 मिलीग्राम को पानी में घोला गया है, जिसकी मोलरिटी क्या है, 1.5 इंटू 10⁻³ है। तो अब ये कह रहा है कि कितना पानी लिया जाए, कितना सॉल्वेंट यानी कि वाटर आप लें, जो कि 1.5 इस नैनोफिल को घोल दिया जाए तो उसकी मोलरिटी कितनी आ जाती है। तो आपको क्या करना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। सॉल्वेंट कितना लिया जाए, सॉल्यूट दे रखा है, मोलरिटी दे रखी है, तो आपको पता है कि मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट
यही है ना, इन केजी। आपको वैलिडिटी दे रही है, मोल ऑफ सॉल्यूट निकाल लें, 1.5 mg है, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम हो जाएगा। कंप्लीट है। ये मिलीग्राम है, मिलीग्राम को हमने किसको किया इसको ग्राम में, तो अब इसकी क्या हो जाएगी आपको 1.5 इंटू 10⁻³ और मॉलिक्यूलर वेट C19H21 NO3 का निकालोगे तो ये आता है 311। अब आप इससे मोल निकाल लेंगे तो ये हो जाते हैं 4.82 इंटू 10⁻⁻6 मोल। आ गया मोल आपके पास। वैलिडिटी दे रखी है आपको, तो वैलिडिटी m कितना दिया गया है 1.5 इंटू 10⁻⁻3। बस वैल्यू रख लेते हैं। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यहाँ पर कौन है ये वाटर, यानी कितना पानी चाहिए आपको, मोल 4.82 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन वैलिडिटी नीचे आ जाएगा 1.3 इंटू 10⁻⁻3। सोल्व कर लो इसको। और आप चाहो तो इसको ग्राम में ले आए अपन, तो इसको इंटू क्या कर देंगे अपन, चलो इसको सोल्व कर लो। तो ये आ जाएगा आपका 0.00321 और ग्राम में बदलना है तो इंटू 1000 हो जाएगा, तो 3.21 ग्राम। ये आपका आंसर है। ओके, चलो उतार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका 2.30 है। क्वेश्चन कह रहा है 250 ml solution of benzoic acid in naphthalene, molarity of solution is 0.15 m। ये कैपिटल है मोलरिटी। कैलकुलेट द वेट ऑफ बेंजोइक एसिड। समझ में आया क्वेश्चन। 250 ml आपको बेंजोइक एसिड का नेफ्थलीन में बना हुआ सोल्यूशन है, जिसकी मोलरिटी दे रही है आपको 0.15 मोल है। अब आपको क्या करना है कि इस मोलरिटी के लिए आपको कितना बेंजोइक एसिड की जरूरत पड़ेगी, आपने कितना बेंजोइक एसिड मिलाया है, ठीक है, उसको कैलकुलेट करना है। बेंजोइक एसिड क्या है, यहाँ पर सोल्यूट है, तो आपको सोल्यूट का वेट निकालना है। ओके, तो आपका m इक्वल क्या हो जाता है, सोल्यूट के मोल WB अपॉन MB हो गया, इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000/1। आपको क्या पूछ रहा है WB, सोल्यूट की कितनी मोल, कितने वेट आप डालने वाले हो, जिससे कि आपको 0.15 m का सॉल्यूशन मिल जाए। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, m इक्वल टू 0.15 m दिया गया है बोलो, ठीक है। MB निकालना है बेंजोइक एसिड का, तो बेंजोइक एसिड का सूत्र क्या हो जाता है C6H5COOH। अब आप इसको कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जितने भी एटॉमिक मास हैं उसको आप क्या कर लें, प्लस कर लें। तो प्लस करोगे तो इसका मोलर मास आ जाएगा आपका 122 ग्राम पर मोल। ओके, MB आ गया। वॉल्यूम दे रखा है आपको कितना 250 ml सॉल्यूशन का, और WB आपको क्या करना है, आसान सा है, केवल वैल्यू रखनी होती है। चलो तो वैल्यू रख लेते हैं अपन। m कितना है 0.15 इक्वल WB कितना है याद करना है, MB कितना है 122, वॉल्यूम कितना है 250 इंटू 1000/1। WB इक्वल हो जाएगा 0.15 इंटू 122 इंटू 250 अपॉन 1000। कर लो उसको, इजी से न्यूमेरिकल होता है।
4.575 ग्राम, ये आपका आंसर आ जाएगा। है ना आसान क्वेश्चन? चलो उतार लो। 2.32 ये 1 टॉपर आपका निवेदन करते हैं। 10 ग्राम 2 क्लोरो ब्यूटेनिक एसिड डिसॉल्व इन 250 ग्राम वाटर। कैलकुलेट द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के ए डिसीजन कांस्टेंट 1.4 × 10⁻³ एंड के एफ 1.86। कहने का मतलब आपको क्या है, 10 ग्राम 2 क्लोरो जो ब्यूटेनिक एसिड है उसको 250 ग्राम वाटर में डिसोल्व किया गया है। उस सोल्यूशन के द्वारा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो आया है आपको वो कैलकुलेट करना होगा, डेल्टा टी एफ निकालना है। और यहाँ पर चूंकि आपको वियोजन स्थिरांक दे दिया, डिसिशन कांस्टेंट दे दिया है, इसका मतलब जब आप इसको डिसोल्व करते हैं तो ये डिसिशेट होता है, तो डिसिशेट होता है तो आपको नॉर्मल जो उसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वो प्राप्त ना होकर एबनॉर्मल, यानी कि अब आपको यहाँ पर नॉर्मल से एबनॉर्मल से नॉर्मल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्वांटा फैक्टर को निकालना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले इस सॉल्यूशन के अंदर आपका जो फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ इक्वल क्या हो जाता है, के एफ एन। ठीक, और अगर आपका यहाँ पर डिसीजन होता है तो यहाँ पर डेल्टा टी एफ इक्वल क्या हो जाएगा, आई इंटू के एफ एन। ठीक, अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला ये अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, डिसीजन हो रहा है। तो ये हो गया आपका डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ एन इंटू आई। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मोलिलिटी निकालते हैं सॉल्यूशन की। तो मोलिलिटी के लिए क्या हो जाता है आपका, फर्स्ट चीज एम निकालने के लिए मोलिलिटी बराबर डब्ल्यू बी अपॉन एम डी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000/1। इससे आपको क्या मिल जाएगी, सॉल्यूशन की मोलिलिटी। अब मैं वैल्यू यहाँ पर बता दूँ आपको, डब्ल्यू बी सोल्यूट का वेट कितना है 10 ग्राम, एम बी इसका आपको मोलिकुलर मास निकालना पड़ेगा, तो इसके फॉर्मूले से निकल जाएगा प्लस करने से, और फिर 250 यहाँ पर क्या करेगा आपको। ओके, तो यहाँ पर आपको डब्ल्यू एक बी क्या दिया गया है 10 ग्राम, एम बी जनरली आपका फॉर्मूला है CH3 CH2 CH CL COOH। इन सबकी वैल्यू को प्लस करेंगे तो ये आ जाता है 122.5। डब्ल्यू ए कितना दिया गया है 250 ग्राम। ओके, ये सारी वैल्यू अपन क्या रख देंगे इस जगह पर, एम इजिकल टू डब्ल्यू बी 10, एम बी 122.5, डब्ल्यू ए 250 इंटू 1000/1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपको मोलिलिटी मिल जाएगी। तो ये आता है 0.3265 मोल पर केजी। ये आपका क्या आ गया, मोलिलिटी आ गया। कंप्लीट। के एफ आपको दे रखा है, लेकिन अब आपको क्या निकालना है यहाँ पर, आई क्वांटा। तो आई निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, क्वांटा गुणांक को कैसे निकाला जाता है, एसोसिएशन या डिसीजन की डिग्री ऑफ डिसीजन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो अब आपका फॉर्मूला क्या है, CH3 CH2 CH CL COH, और ये जब डिसोसिएट होगा इक्विलिब्रियम में आएगा तो क्या रह जाएगा, CH3 CH2 CH CL COO -H+। इस तरह से डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक, अब के से हम क्या निकालेंगे, अल्फा। तो आपको 11th क्लास में जब इक्विलिब्रियम पढ़ाया था तो इक्विलिब्रियम में हम अल्फा वियोजन स्थिरांक किस तरह से निकालते हैं, तो वही है प्रारंभ में माना कि इसका कितना मोल है, इनिशियली ये 1 है, तो ये क्या होंगे आपके 0 0। पर इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम पर अल्फा मोल डिसोसिएट हो जाते हैं, तो 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा और अल्फा। ठीक है, और यदि वॉल्यूम डी है, ठीक, यदि वॉल्यूम बी है तो ये हो जाएगा V 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, और 1/V क्या हो जाता है आपका, सॉरी एक्टिव मास V और V। वापस समझा दूं मैं, इनिशियली आपका 1 मोल है,
तो ये 0 0 होगा, इक्विलिब्रियम पर इसमें से अल्फा मोल क्या हो जाते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं अल्फा अल्फा। और यदि आपका सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना है, V है, तो एक्टिव मास क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल अपॉन V, वही आपकी कंसंट्रेशन होती है, तो नंबर ऑफ मोल अपॉन V एक्टिव मास हो गया। क्लियर? तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्टिव मास। और अगर आप 1/V को हटा दें, मतलब V को हटाकर C के रूप में लिखें इसको, तो आपका C और V का संबंध क्या होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो इसको, C 1 माइनस अल्फा, ये C अल्फा और ये C अल्फा। ये आपका 11th क्लास में इक्विलिब्रियम में था। तो यहाँ पर अब आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे, तो K इक्वल क्या हो जाएगा, C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, एक सी से एक सी चला गया, तो C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, यह आ जाता है K के बराबर। और यहाँ पर हम मानते हैं कि यदि वियोजन बहुत ही ज़्यादा क्या है, लेस है, वियोजन बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, अगर लेस होगा, तो उस स्थिति पर हम क्या कर सकते हैं, इसको 1 माइनस अल्फा को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका K A इक्वल C अल्फा स्क्वायर, और अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल K A अपॉन C अंडर रूट। आगे समझ में? चलो इसको उतारो, मैं फिर इसके बाद बताता हूँ। यहाँ तक आप उतारो इसको। पहला तो आपने क्या निकाल लिया, मोलिनिटी। अब आपको क्या निकालना है, K A से अल्फा निकालना पड़ेगा, और अल्फा से हम क्या निकालेंगे, वांटा गुणांक, जैसा कि आपने वांटा गुणांक में पढ़ा था। तो यहाँ पर ये है, वियोजन होता है इनिशियली 1 होता है, फिर अल्फा डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर उसका वॉल्यूम भी मान लिया जाए, तो एक्टिव मास क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, ये इसका एक्टिव मास हो गया। और 1/V को हम क्या कहते हैं, C कंसंट्रेशन, क्योंकि V और C क्या होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो इसको करेंगे अपन C, तो कंसंट्रेशन के लिए क्या जाएगा आपको ये। अब देखें, अल्फा बराबर आपका क्या आ गया था, अंडर रूट K A अपॉन C। ठीक, अब आपको K A दे रखा था, और C आपकी क्या है, सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, जो कि आपकी क्या है, मोलिलिटी है। और K A यहाँ पर है 1.4 इंटू 10⁻³ और C यहाँ पर कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन कितनी है आपकी, मोलिलिटी 0.3265 मोल पर केजी, दोनों वैल्यू आ गई। तो अब इससे अपन क्या निकाल लेंगे, अल्फा अंडर रूट 1.4 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.3265, और इसको सोल्व कर लेंगे। तो ये आ जाता है 0.0655, ये आपका आ गया अल्फा। ओके, अब अल्फा से आप क्या निकालते हैं, आई। तो वियोजन के समय, डिसोसिएशन के समय, एट डिसोसिएशन क्या बताया था मैंने आपको, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाता है आपका आई, है ना। डिसोसिएशन से ये तो ये आपका ऑब्जर्व 1 था, 1 में से अल्फा वियोजित हुआ और अल्फा क्या हो गया, टूट गए, तो ये हो गया 1 माइनस अल्फा एन अल्फा अपॉन आपका क्या जाता है, थ्योरेटिकल कितना था, तो 1 था, तो मैंने उसको हटा दिया। तो मैंने आपको 2 बताए थे कि जब डिसोसिएशन हो तो 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा होता है, और जब एसोसिएशन हो तो 1 माइनस अल्फा अपॉन एन हो जाता है। तो यहाँ पर अब आपका हो गया ये। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आई इक्वल बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा, एन इक्वल यहाँ पर कितना है, 2 टुकड़े हो गए थे, तो एन इक्वल टू कितना हो गया, 2, तो ये हो गया 2 अल्फा। तो आई इक्वल क्या हो गया, 1 अल्फा माइनस का है, 2 अल्फा प्लस का है, तो 1 प्लस अल्फा। तो यहाँ पर हो गया 1 प्लस आई इक्वल टू 0.0655 और वैल्यू आ जाएगी 1.0655, ये आपकी आई की वैल्यू आ। ओके,
अब आपके पास जो फॉर्मूला है ये एफ है, एम है और आई है, तो यहां वैल्यू रख देंगे। अब आपका डेल्टा टी एफ फर्स्ट वाले से, डेल्टा टी एफ इक्वल क्या हो गया, के एफ। के एफ आपको दिया था 1.86 इंटू एम 0.3265 इंटू आई 1.0655। तीनों वैल्यू आ गई आपके पास। पहले तो हमने टी एफ निकालना है तो एम निकाला, तो एम की वैल्यू आपकी कितनी है 0.3264 और उसके 65, और आपका आई की वैल्यू कितनी आ गई 1.0655, और ये आपका के एफ है। और अभी सबको कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 0.65 एलडी, ये आपका आंसर है। बोला है समझ में? आपको क्या चाहिए था, कि एफ है, आई का अगर आपके पास डिसीजन नहीं देता हो तो आई की जरूरत नहीं थी, फिर आपके पास आई वैल्यू की क्या निकालना था। लेकिन अब आपको वहाँ पर डिसीजन कांस्टेंट दिया, इसका मतलब वहाँ पर आपको वन टाइम फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम, सबसे पहले हमने एम निकाला, आसान था क्योंकि सारी वैल्यू दे रखी थी, तो एम आ गया। एम से फिर हमें आई निकालना है, तो आई का रिलेशनशिप किससे है, अल्फा से। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या दिया गया, उसने डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट दिया गया है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट आपका क्या होता है, के ए है ना। तो वहां पर आपके सी अल्फा सी 1 माइनस अल्फा आया था, तो इससे आ गया था 1 माइनस अल्फा को हमने क्या किया, नेगलेक्ट मान लिया। तो वहां से हमने क्या निकाल लिया था, अल्फा निकाला, और अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट की, जिससे हमें आई की वैल्यू मिली, और आई को फिर आपने क्या किया, यहाँ रखा, और आपका इक्वेशन ऑफ रेसिड्यू पॉइंट आ गया है। ठीक है, चलो। तो एनसीईआरटी के लगभग मैंने सभी प्रकार के सभी टॉपिक के न्यूमेरिकल हो चुके हैं अपने। और भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को लिखें, ठीक है, मैं बिल्कुल आपको जवाब दूंगा। सेकंड चीज़, ये टॉपिक सॉल्यूशन आपका यहीं अब खत्म होता है। इसके कुल टोटल आपके 20 वीडियो थे, जिसमें मैंने सारे ही टॉपिक्स को क्लियर किया है, और इसके अलावा सारे ही एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चन जो थे वो, इसके अलावा बुक के अंदर जो आपको एक्सरसाइज दे रही थी वो भी मैंने साथ ही साथ आपको कंप्लीट करवाई है। तो मेरे हिसाब से टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। आगे केमिस्ट्री के सारे ही टॉपिक आपको इसी चैनल पर मैं कंटिन्यू बताने वाला हूँ। सभी के अंदर आपका बेस जो रहेगा वो एनसीईआरटी की बुक रहेगी, क्योंकि मैंने कहा चाहे बोर्ड का एग्जाम की तैयारी करें, चाहे नीट की करें, चाहे जी की करें, आपकी जो मेन जो क्वेश्चन आने वाले हैं और जो भी आते हैं अब तक क्वेश्चन, वो सारी किससे आते हैं, एनसीईआरटी की जो बुक है वहीं से। तो एनसीईआरटी की बुक जो है आपकी, उसकी प्रत्येक मतलब मैं तो कहता हूँ वर्ड टू वर्ड आप उसको समझ लें। पहले समझने के बाद फिर आप उसको जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज आप कम से कम एनसीईआरटी की बुक की जितनी भी एक्सरसाइज है उनको आप कर ही लें, तो उसके बाद आपको किसी भी एग्जाम में आप लोगे तो आसानी से आप वो एग्जाम को टैकल कर सकते हैं। कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत भी नहीं पड़ती। केवल अपना आप क्या करें, एक गाइड बना लें, एक लाइन तैयार कर लें कि मेरे को फिलहाल क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक को बिल्कुल कंप्लीटली जैसा हर वर्ड को समझना है, समझने के बाद प्रत्येक क्वेश्चन को मेरे को क्या करना है, सॉल्व करना है। उसके बाद आप जब टॉपिक तैयार करते हो तो काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है ना। तो आगे केमिस्ट्री के सभी टॉपिक आप पढ़ें और मेरे साथ बने रहें। तो चैनल को आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, जैसे ही वीडियो आता है नोटिफिकेशन मिलेगा, ओके। और घर पे आप इसके साथ साथ जैसे टॉपिक खत्म हो गया है तो आप इसकी कंप्लीटली पूरी से पूरी क्या करें, एक बार अपने हिसाब से बैठ के शांति से इसको तैयार कर लें। और तैयार करने के बाद जो अब तक क्वेश्चन आए हैं, चाहे बोर्ड के हो चाहे नीट के हो, उन क्वेश्चनों को वापस आप क्या करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो टॉपिक को वापस देंगे, ओके। चलो ठीक है।